नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमरकांत जी की कहानी पहलवानी। अचानक कोई व्यक्ति धीरे से फाटक खोलकर बरामदे में आया तो मैं चौंका। मैंने सीधा होकर दरवाजे की ओर देखा तो एक लंबा पतला नौजवान नजर आया। उम्र उसकी करीब 30 वर्ष होगी। गोरा रंग और चेहरा बंदर के मुंह की तरह गोल और छोटा। मुंह की हड्डियां तथा आंखों के नीचे की नसें उभरी हुई। वह खद्दर की धोती कुर्ता और सदरी पहने हुए था। आइए आइए, किससे मिलना है? मैंने कहा। नौजवान ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए अपने माथे की बाईं ओर दोनों हाथ जोड़कर मुझे तिरछी दृष्टि से देखते हुए पूछा, भैया है? मैं समझ गया कि वह भाई साहब को ही पूछ रहा है, शायद कोई रिश्तेदार हो, इसलिए मैंने और पूछताछ ना करके उत्तर दिया, वह तो बाहर गए हैं, बैठिए। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ। लेखक सम्मेलन में आई हूँ और आज मेरा भाषण भी है। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ पहुँचा हूँ कि भैया से मिल तो लूँ, बाद में मिलने का मौका मिले या ना मिले। मेरे फैन तो हिलने डुलने का भी मौका नहीं देते। इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा मेरी सीध में नहीं बल्कि 30 अंश का कोण बनाकर तिरछा घुमा हुआ था। उसका शरीर भी उसी तरह तिरछा था। अपना वक्तव्य समाप्त करते समय वह थोड़ा हंसा था, जिससे उसके बड़े बड़े दांत दिखाई पड़ गए। निश्चय ही उसका शरीर दुबला पतला था, तब पर बैठा वह इस तरह था जैसे रंगमंच पर खेले जाने वाले किसी ऐतिहासिक नाटक का कोई बादशाह हो। उसके चेहरे पर विजय का भाव था और कभी कभी वह मेरी ओर इस तरह देख लेता गोया मैं कोई बहुत तुच्छ और मामूली व्यक्ति हूँ। रविवार का दिन भाई साहब भाभी और बच्चों के साथ कोई फिल्म देखने गए थे। शीत ऋतु उतार पर थी और मौसम में एक सुगत बदलाव आ रहा था। मैं लेटा लेटा एक उपन्यास पढ़ रहा था कि वह नौजवान आया। उन दिनों मैं भाई साहब के साथ ही रहता था, जो मेरे फूफा के लड़के और मुझ में उम्र में बड़े थे। मैं भाई साहब के साथ ही रहता था, जो मेरे फूफा के लड़के थे। मैं उन सौभाग्यशाली नौजवानों में हूँ जिनके पिता जब 15-20 हज़ार खर्च करते हैं तो उन्हें नौकरी मिल जाती है। जब मेरी इस शहर में नियुक्ति हुई तो भाई साहब ने कहा कि अलग मकान लेने की ज़रूरत नहीं। उनके मकान में इतनी जगह है कि एक दूसरा परिवार आराम से रह सकता है। उन दिनों मेरी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए उनका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। पढ़ने लिखने में मेरी कोई रुचि नहीं रही। सच बात यह है कि हर परीक्षा मैंने सस्ते नोट रटकर और नकल करके ही पास की। यह ठीक भी है, क्योंकि इन सब कामों के लिए जब आसान रास्ते बन गए हैं तो कठिन रास्तों पर चलने की जरूरत भी क्या है। फिर भी सस्ते चालू उपन्यास और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का मुझे अच्छा शौक है, और जब उसने बताया कि वह लेखक है तो उसके लिए मेरे मन में आदर का भाव भी उत्पन्न हुआ। मैंने गद भाव से कहा, जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लिखते भी हैं। और मेरे पूछने के पहले ही उसने अपना नाम बता दिया। मैं रामकृष्ण श्रीवास्तव अनादि हूँ। मैंने 150 उपन्यास लिखे हैं। 150? मैंने अविश्वास के भाव से उसे देखा। हाँ, 150। उसका मुंह अब भी तिरछा ही था, जो उपेक्षा के भाव के कारण और भी तिरछा लग रहा था। कहाँ उपलब्ध है आपके उपन्यास? अब छोड़िए इस देश का दुर्भाग्य कि अपने साहित्य के प्रति देश के लोगों की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। नेता, पूंजीपति, धार्मिक गुरु, अफसर, इनमें से कोई भी नहीं जानता कि हमारे साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, इसलिए मैं लिखे जा रहा हूँ। छपाने में तो मेरा विश्वास कतई नहीं, पर साहित्य तो फूल की तरह है ना। वह दांत खोलकर रहस्यमय ढंग से हंसा। उसकी सुगंध उड़ती रहती है। मेरे साहित्य की शोहरत साहित्य जगत में पहले ही पहुंच चुकी है। साहित्य को मैं एक तपस्या मानता हूँ। वह सहसा चुप हो गया। मैं उसे अचंभे से देख रहा था, पर मुझे लगा कि वह बड़ी ऊंचाई से मुझे देख रहा है, जैसे मैं कोई कीट पतंगा हूँ। आजकल आप कहाँ रहते हैं? मेरा अगला प्रश्न था। मेरा कोई ठिकाना नहीं। लोग मुझे स्थिर भाव से बैठने ही नहीं देते। आज यहाँ तो कल वहाँ। मैं उन दिनों अपना उपन्यास सफ़ेद कोयल लिख रहा था। यह एक नया प्रयोग था। इसी बीच चंडीगढ़ से मेरा बुलावा आ गया। वहाँ जब मैंने अपने नए उपन्यास का नाम बताया तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज गया। वहाँ एक महान साहित्यकार ने कहा, अनादि भैया, लगातार प्रयोग करने की आकांक्षा तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। उसने गर्व से मेरी ओर देखा। मेरे पूछने पर उसने कई उपन्यासों के नाम बताए, जिनमें से कुछ एक के नाम अब भी याद हैं, जैसे तेल गगरा, कुंवारी भाभी आदि।
अचंभे की बात यही है कि उसका कोई भी उपन्यास मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था। आप कहीं काम भी करते हैं? काम? वह मुंह बिगाड़ कर बोला, साहित्य अगर कहीं बंद कर रहता है, मेरे कुछ सिद्धांत है। एक तो यह कि मैं अपनी कृति छपवाऊंगा नहीं, दूसरा यह है कि मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। सरकारी नौकरी क्या, मैं कहीं भी बंद कर नहीं रहना चाहता। मैं घूमता रहता हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य होता है घर घर जाकर अपने उपन्यासों के लिए प्लॉट इकट्ठा करना। अच्छा, मैंने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, नौकरी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं चाहूँ तो बिना सिफारिश के ही रेडियो, सूचना विभाग, दूरदर्शन आदि में नौकरी ले लूँ। दूरदर्शन के एक पदाधिकारी ने मुझे विशेष रूप से बुलवाया था। मैं टाइम देखकर वहां नहीं पहुंचा। मुझे क्या गरज पड़ी है? कई महीने बाद एक गोष्ठी में मिलने पर बोले, अनादि जी, यह दूरदर्शन का दुर्भाग्य है कि वह आप जैसे महान व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सका। खैर, आपके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। मुझे अब हंसी आ रही है, जिस पर नियंत्रण रखते हुए कहा, आप रेडियो भी तो गए होंगे? लोग बुलाते हैं पर मैं कहीं आता जाता नहीं। वे लोग तो मुझसे जलते रहते हैं। वहाँ एक महिला ड्रामा प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझसे एक ड्रामा लिखने के लिए कहा और मैंने 2 घंटे के अंदर लिखकर दे भी दिया। जब उन्हें ड्रामा मिल गया तो लगी सहकने। जब बहुत टिन-टिन करने लगी तो मैंने डांट दिया। अपनी पांडुलिपि वापस लेकर मैंने कहा, आप नाखून पॉलिश लगाती हो, आप चेस्टर पहनती हो, आप क्या जानो कला किस चिड़िया का नाम है। मैं हंसने लगा। उसकी बातें काफ़ी दिलचस्प होने लगी थी, पर मेरी हंसी ने जैसे उसे काफ़ी उत्साहित कर दिया। वह उत्तेजित होकर बोलने लगा, इसमें हंसने की बात नहीं है। सचमुच ये लोग क्या जाने कि कला किसको कहते हैं। मैं तो इतना लिख चुका हूँ कि मेरे एक शब्द की कोई काट नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि मेरे एक उपन्यास के किसी एक शब्द से मेरे दूसरे उपन्यास के किसी भी शब्द से कोई मिला दे तो मैं अपनी पांडुलिपियों में आग लगा दूँ। आपको विश्वास ना हो तो मुझे शीर्षक दीजिए, मैं उस पर उपन्यास लिख दूंगा। मेरे महत्वपूर्ण उपन्यास राखी की लाज का शीर्षक एक महान साहित्यकार ने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कलाकारों के चक्कर में ना पड़ूं, इसलिए मैं अज्ञे जी से कभी नहीं मिला। मैंने उसे पैनी दृष्टि से देखा कि मजाक तो नहीं कर रहा है, पर वैसी ही गंभीरता उसके चेहरे पर विराजमान थी। मैंने देखा जानता वह सभी लेखकों का था। हर दफ्तर में वह गया भी था, देश के अनेक शहरों में वह घूमा भी था। आश्चर्य यही था कि 150 उपन्यास लिखने का उसने समय कैसे निकाल लिया। और किसी बड़े लेखक से आप मिले हैं? मैंने उत्सुकतावश पूछा। किससे नहीं मिला हूँ? इला चंद्र जोशी जी से भी मैं मिल चुका हूँ। जोशी जी ने कहा था, तुम ध्यान लगाकर लिखते जाओ और किसी की परवाह मत करो। महादेवी जी से भी मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका। उनसे बातचीत करते वक्त मुझे संगम व सरस्वती नामक 2 उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। आवारा जी से भी मैं एक बार मिला था। मैंने उनसे कहा था कि जरा इन रचनाओं को भी देखिए, इनमें जरा भी अश्लीलता नहीं है। इसके बाद वह सहसा चुप होकर इधर उधर देखने लगा। 1-2 बार जल्दीबाजी में मेरी ओर भी घूर कर देखा, फिर दोनों हाथों को उठाकर बदन को ऐंठा और तोड़ा। धूप तेजी से भाग रही थी। अब मैं चलूंगा, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने बाहर देखा। बैठिए कुछ देर और, अगर सिनेमा देखकर भैया सीधे घर आ गए तब तो जल्दी से मुलाकात हो जाएगी। हाँ, वहां से कहीं और चले गए तो देर हो जाएगी। रहिए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। चाय? वह मुस्कुराया। खैर, कुछ देर और रुक जाता हूँ, शायद भैया आते ही होंगे। मैं उठ खड़ा हुआ। रसोई घर की चाबी मेरे पास ही थी। मैंने चाय बनाई और एक प्लेट में बिस्कुट नमकीन के साथ, जो घर की अलमारी में ही रखे थे, वापस आ गया। बिस्कुट और नमकीन देखकर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। वह उन पर इस तरह हाथ साफ करने लगा जैसे बहुत देर से भूखा हो। चाय पीते समय बातचीत के दौरान यह मालूम हुआ कि वह भाई साहब के ही गांव का रहने वाला है और रिश्ते में उनका भाई है। गांव में उसे किसी बात की कमी नहीं। पर्याप्त खेत हैं, बाग बगीचे हैं, नौकर चाकर है, प्रजा पवनी है। घर में ही खाने वाले 25-30 लोग हैं। खाना बनाने के लिए महाराजिन लगी हुई है। दूध, दही, आम, अमरूद, जामुन, शरीफा, खजूर, गन्ने का रस, सब कुछ खूब होता है। खूब जमकर खाइए और पीजिए। जो भी वहां जाता है खाकर अघा जाता है। उसका मूड बदला हुआ नजर आ रहा था। वह बीच बीच में हंस पड़ता था। शरीर व चेहरे का तिरछापन भी वैसा नहीं रह गया था। मैं उसको ही बोलने का मौका दे रहा था। गांव संबंधी उसकी बातें भी बड़ी दिलचस्प थी। पता नहीं कब तक वह बोलता रहा, फिर सहसा चुप हो गया, जैसे बोलने के लिए अब उसके पास कुछ भी ना हो। अंततः बदन को तोड़ते हुए उसने कहा, अब मैं चलता हूँ, भैया तो अभी आए नहीं, हो सकता है पिक्चर से कहीं और चले गए। वह चुप हो गया। मैंने सोचा वह उठे तो मैं भी उठूं, पर वह तो बैठा ही रह गया। बीच बीच में उसने 2-3 बार मुस्कुराकर तिरछी दृष्टि से मेरी ओर देखा। शाम का धुंधला गाढ़ा हो रहा था। मैंने सोचा
शायद भाई साहब से मिलकर ही जाना चाहता है, इसलिए बैठा हुआ है। मैं चुप्पी को भंग करने के लिए कोई और बात छेड़ना चाहता था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और नमस्कार करके तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं हड़बड़ाकर उसके पीछे भागा और जब मैंने उसको नमस्कार किया तो वह फाटक खोलकर चल चुका था। पर 5-10 कदम आगे चलकर वह घूमकर लौट आया। मेरे पास आकर उसने अजीब बेचारगी से मेरी ओर देखा। आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं? 1000 रुपये का चेक कहीं से मिल गया था, बैंक में जमा कर दिया था, कल पैसा मिल जाएगा, कल शाम को मैं ज़रूर दे जाऊंगा। हाँ हाँ, मैंने कहा। भैया जय जब मेरा इतना ख्याल करते हैं तो उनके एक रिश्तेदार की मदद करने से तो मुझे खुशी नहीं होगी क्या? यह भैया से ही रुपए मांगने आया था तो वह सहर्ष भी देते। मैं तेजी से कमरे में जाकर 50 रुपये ले आया। रुपए लेकर उसने कहा, 50-100 रुपये तो मैं होटल के बारों को टिप्स ही दे देता हूँ, पर इस समय बात ही ऐसी आ गई, कल मैं आऊँगा। अचानक वह बेहद प्रसन्न नजर आ रहा था। वह आराम व इत्मीनान से चला जा रहा था। उसके जाने के आधा घंटे बाद ही भाई साहब आ गए। कपड़ा बदलकर जब वह निश्चिंत होकर बैठे, मैंने उन्हें सारी बात बताई। वह सिर पर हाथ रखकर कुछ चिंतित होकर सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। बात यह है कि इस दुनिया में अमूमन 4 तरह के पहलवान मिलते हैं। एक श्रेणी तो उन पहलवानों की जो वर्जिश करते हैं, अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं और पटकते हैं। दूसरे तरह के पहलवान वर्जिश कम ही करते हैं पर दांव कई जानते हैं और दांव लगाकर जीत जाते हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो वर्जिश नहीं करते पर अखाड़े पे लड़ते जरूर हैं और पटखनियाँ खाते हैं। चौथे वे होते हैं जो ना कभी वर्जिश करते हैं ना लड़ते हैं पर दूसरों से हमेशा कहते हैं कि मैंने उसको पटक दिया, उस पर दाव लगाया। यदि लोग लड़ने के लिए कहते हैं तो जवाब देते हैं कि मैं नाग पंचमी के दिन लड़ता हूँ, और जब नाग पंचमी आती है तो वे कहीं नजर नहीं आते। बाद में पूछने पर कहते हैं कि मैं दूसरे अखाड़े में चला गया था और एक पहलवान को वह पटखनियाँ दी कि उसके नानी दादी याद आ गई। इतना कहकर भाई साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं सक पकाकर उन्हें देखने लगा। आखिर मतलब क्या था उनका?